सिंधिया जी के साथ ये सफ़र हम शुरू कर रहे हैं जो सांवेर से शुरू होकर सांची पर ख़त्म होगा। तो आइए हमारे साथ, अब जब अंतिम क्षणों में पहुंच रहा है प्रचार, तो क्या है रणनीति, क्या सोचते हैं सिंधिया जी, बात करेंगे। आइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस उपचुनाव का सबसे चर्चित और सबसे जरूरी चेहरा। जी हाँ, ऐसे या वैसे उपचुनाव के केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है, तो लाजमी है कि सबसे ज्यादा निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई हैं। उनकी सभाओं और रैलियों पर अपनों की ही नहीं, सियासी विरोधियों की भी नजर होती है। लेकिन इस लड़ाई में वो अकेले नहीं है, वो लोगों को अपने जोड़ीदार की याद दिलाना नहीं भूलते। जब मतदान के दिन जाओगे ना और डब्बे को देखोगे, अपने मस्तिष्क में नहीं अपने दिल में चित्र रखना। एक तरफ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और अपने दिल से प्रश्न पूछ लेना, उस जोड़ी में और इस जोड़ी में अच्छे इंसान कौन है? सिंधिया अपने जाने पहचाने जोश के साथ चुनाव मैदान में है, लेकिन उनका अंदाज कुछ नया है। मालवा की सबसे कश्मकश वाली सीट सांवेर में सिंधिया बड़ी चतुराई से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए नजर आए। प्रशस्त किया है भारत में, शिलान्यास किया है 130 करोड़ जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ राम मंदिर। उस देश में और उस पार्टी में नारा लगता है, अरे दम से बोलो, और कांग्रेस में नारा लगता है जय जय कमलनाथ। यह अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। सिंधिया के बिना इस उपचुनाव की कहानी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन खुद सिंधिया प्रदेश की बदली हुई सियासत को लेकर क्या सोचते हैं, ये समझने के लिए बंसल न्यूज की टीम सिंधिया के साथ एक चुनावी सफर पर है। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो एक संकल्प की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक प्रतिबद्धता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस समय वो सांवेर के डाकचिया में रैली को संबोधित करके सांची के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए हैं और हम उनके साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। पहला सवाल मेरा यही, आपने डाकचिया में रैली में कहा कि एक डाकचिया में कि एक तरफ दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की जोड़ी है और एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी है। ये दोनों जोड़ी की तस्वीरें अपने सामने रखिए, मतदाताओं से आपने कहा, और फिर फैसला करिए। तो क्या आप ये दावा कर रहे हैं जोड़ी नंबर 1 है सिंधिया जी और शिवराज सिंह चौहान? मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं यही जनता के समक्ष तथ्य रख रहा हूँ कि उनके 15 महीनों की सरकार ने किस तरीके से मध्य प्रदेश को पूरी तरह से एक विनाशकाल वातावरण में ढकेल दिया, और किस तरीके से शिवराज सिंह जी और बाकी हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के मिलके मध्य प्रदेश को उभारना चाहते हैं। और हमने 6 महीने में क्या किया है, कोरोना का महामारी का सामना करते हुए किसानों के लिए योजनाएं, महिलाओं के लिए योजनाएं, नौजवानों के लिए योजनाएं, इन सब का विश्लेषण करके फिर जनता के समक्ष मैंने रखा है प्रस्ताव कि जब मतदान करने जाएं तो या तो वो जोड़ी चुनें जिन्होंने दोनों ने मिलके मध्य प्रदेश का सत्यानाश करने का कार्य किया है 15 महीनों में, और या तो शिवराज जी और हमारे साफ दिल की भावना के आधार पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ये निर्णय जनता लेगी, और जो निर्णय जनता लेगी, प्रजातंत्र में एक ही भगवान है और वो है मतदाता। उस मतदाता के समक्ष नतमस्तक होकर हम लोग जो भी उनका निर्णय होगा उसे सिर माथे लेकर आगे चलेंगे।
तो आपने एक तरह से ये अपील की है कि जनता बहुत ईमानदारी से मूल्यांकन करे और मूल्यांकन करने के बाद जो जोड़ी उसको पसंद है उसको चुने। उसे जो जनता को पसंद आए उस जोड़ी में वो अपना विश्वास व्यक्त करे। जी जी। एक बड़ा भावनात्मक क्षण था, एयरपोर्ट पर आप अपने अभिन्न मित्र सचिन पायलट जी से मिले और आपने कहा कि फिल्टर वाला मास्क पहनिए। जी। ये सूचना आपको कहाँ से आई? मैंने कहा कि फिल्टर वाला मास्क मत पहनिए। फिल्टर से वो कोरोना अंदर चला जाता है, वायरस। कितने कुछ रिश्ते, सिंधिया साहब, जैसा एक स्लोगन है, एक विज्ञापन है, कुछ रिश्ते बदलते नहीं हैं। आपके भी कुछ रिश्ते कभी नहीं बदलते पायलट साहब के साथ। मेरे रिश्ते अनेक दल के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ सदैव रहे। देखिए, जब हम लोग जनसेवा के पथ में हैं, हमारा पथ अलग हो सकता है, आपका पथ अलग अलग हो सकता है। मतभेद होना एक स्वच्छ परंपरा है। मतभेद होना अच्छा है, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। हम अपना पक्ष रखे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं और अंत में जनता को चुनना है, पर मनभेद नहीं, वो कटुता नहीं होनी चाहिए। उपचुनाव में चल रही तीखी बयानबाजी के बीच भी सिंधिया कहते हैं, सियासत में मतभेद तो ठीक है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं विरोधियों की तरफ से हो रही तीखी बयानबाजी उन्हें खलती भी है। आश्चर्य है कि जो मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, जो लोग कल और परसों तक मेरे साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते थे, आजकल जो गालियां का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे प्रति और जो निम्न शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, राजनीति में सब कुछ चलता है, ये भी सही, वो भी सही। क्या आप वो बशीर बद्र साहब का वो शेर उनसे कहेंगे कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब भी हम मिलें तो शर्मिंदा ना हो? बिल्कुल, एक स्तर होना चाहिए राजनीति में, क्योंकि अंत में शरद जी, ये कोई पेशा नहीं है, ये एक जनसेवा का एक पथ है और आमना सामना होना जरूरी भी है, पर एक स्तर होना चाहिए राजनीति का। देश में, प्रदेश में लोग रोल मॉडल्स को चुनते हैं और अगर ये निम्न स्तर की राजनीति हमने दर्शाई जनता को, जिस तरीके के शब्दों का कमलनाथ जी ने इमरती देवी जी के प्रति इस्तेमाल किया, तो फिर क्या बचा? और मैं स्वयं बहुत आहत हूँ, क्योंकि महिला के प्रति, एक अनुसूचित जाति की नेत्री के प्रति आइटम कहना, और फिर उसके बाद जब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष उनको माफ़ी मांगने कहें तो वो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को कहते हैं भाड़ में जाओ। फिर ये सफाई देना कि आइटम तो लोकसभा और राज्यसभा के लिस्ट में होता है, तो आप महिला को वैसे ही आइटम नंबर 1, नंबर 2 के आधार पर आप सोचते हो, ये आपकी मानसिकता है। तो आप एक महिला को राज्यसभा और लोकसभा के कार्यसूची की आइटम के आधार पर समझते हो। ये तो और कटे पर नमक छिड़कने का काम इन्होंने किया है और इसका जवाब जनता उनको जरूर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपने कहा कि सिंधिया जी को दिग्विजय जी और कमलनाथ जी पानी पी पी के कोस रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्ररी राहुल गांधी और सोनिया जी और इवन प्रियंका जी और सचिन पायलट जी एक लफ्ज़ नहीं है आपको लेकर। देखिए, अंत में जैसे मैंने कहा, एक स्तर होना चाहिए राजनीति का, और मैंने सदैव, मेरे पूज्य पिताजी ने सदैव वो स्तर रखा, मैंने सदैव वो स्तर रखा है और कोशिश की है। मुझे अपना कर्म करना है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को अपना कर्म करना है। तो जैसे मैंने कहा ना, ये भी सही, वो भी सही।
जीवन पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। ये अटल जी की बड़ी प्रिय कविता रही है। सिंधिया जी इन दिनों बहुत काव्य की भावभूमि पर भी खड़े हैं, क्योंकि बहुत गहरी भावनात्मक अनुभूतियों से वो गुजरे हैं। सर, हम देखते हैं कि आप एक पंक्ति पढ़ते हैं कि ये यात्रा जो है ये बदस्तूर अनवरत जारी रहेगी। ये आपके भीतर की उसी भावना से आती है कि मैंने अपना सर्वस्व किया, जो भी किया, लेकिन ठीक है उसका सिला जैसा मिलना था नहीं मिला, लेकिन चलता रहूँगा अनवरत निरंतर चरे वेती। ये मेरी मन की भावना है। मैंने कभी भी, ना मेरे पूज्य पिताजी ने ना मेरी दादी ने कभी भी कुछ किया पद के लिए, नेम प्लेट के लिए, लाल बत्ती के लिए। आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं तो शिवराज सिंह जी, मैं नहीं हूँ। मेरी दादी ने जब टीपी मिश्रा जी की सरकार हटाई थी तो वो नहीं बनी थी, गोविंद नारायण सिंह जी सीएम बने थे। ये सिंधिया परिवार की परंपरा सदैव है, स्वतः के लिए कभी नहीं, लेकिन लोगों के लिए, उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए सत्य का साथ देना। और जैसे कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, उसमें मुझे विश्वास है। और जहाँ तक जो लोग, ये कांग्रेस के लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं, इतना कहना चाहता हूँ कि उड़ने दो मिट्टियाँ, कहाँ तक उड़ेंगी, जब हवाएं साथ छोड़ देंगी तो जमीन पर ही गिरेंगी। वो सवाल जिसका सामना सिंधिया लगातार कर रहे हैं, उसके जवाब में वो सिंधिया परिवार का इतिहास याद दिलाते हैं, जहां पद का लालच नहीं बल्कि जनसेवा की भावना है। सिंधिया कहते हैं वो अपने परिवार की परंपरा को ही निभा रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक दल एक माध्यम है जनसेवा करने के लिए, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, मैं मानता हूं कि इस त्रिमूर्ति के नेतृत्व में भारत प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर होगा। और भारत, केवल भारत नहीं लेकिन विश्व पटल पर भारत का परचम हम लोग लहराएंगे। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कर्मठता, नैतिकता और दिल की भावना में पूरा विश्वास है। जिस तरीके से उन्होंने एक आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और एक बलिदान की भावना के साथ देश का नेतृत्व किया है, वे 130 करोड़ जनता के दिल में बसे हुए हैं। और जो जनहित और देश हित के कदम उठाएं, चाहे अनुच्छेद 370 को हटाने का हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे कोरोना की महामारी का सामना करने की बात हो, और इन सभी चीज़ों का पक्ष मैंने कांग्रेस में रहते हुए भी किया है। ये नहीं कि मैं आज बीजेपी में आकर ये कह रहा हूँ, कांग्रेस में रहते हुए भी मैंने इनका पक्ष किया। अपने सियासी जीवन की सबसे अहम लड़ाई लड़ रहे सिंधिया सभाओं में तीखे हमले बोल रहे हैं। खासतौर पर उनके निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। वो कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने की वजह पर बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं। क्या आप इसको लेके आश्वस्त हैं कि ग्वालियर चंबल में भी जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त करेगी और मध्य प्रदेश में आने वाले 3 साल हम एक स्थायी सरकार देखेंगे? सरकार तो स्थायी है हमारी, अभी भी कोई संकट नहीं है। कांग्रेस को 28 में से 27 सीटें कांग्रेस की हैं। केवल 1 सीट हमारी थी जो हमारे मनोहर ऊंटवाल जी नहीं रहे। तो कांग्रेस को सब कुछ खोने के लिए है, भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ पाने के लिए। ये आश्चर्य की बात है और शायद आप भी विश्लेषण बहुत करते हैं, लेकिन 70 साल के इतिहास में शायद ऐसी कोई सरकार हुई हो जो 15 साल विपक्ष में रहने के बाद सत्ता में आई हो, सबके मेहनत के आधार पर, एक व्यक्ति विशेष नहीं, सबके मेहनत के आधार पर, सबके योगदान के आधार पर, एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के योगदान के आधार पर। और 15 महीने के अंदर ये कैसा मुख्यमंत्री था कमलनाथ जी के रूप में, जो 22 विधायकों को, जिसमें से 16 विधायक और 6 कैबिनेट के मंत्री, ये पहला शायद ये बिरला उदाहरण है पूरे देश में
जहाँ 6 कैबिनेट के मंत्री केवल अपने विधायकी से नहीं लेकिन उनमें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, जो 15 साल विपक्ष में रहे, तो आप समझ सकते हो कि कितनी पीड़ा, कितनी प्रताड़ीपन उन्होंने सहा होगा। विकास और प्रगति की योजनाओं को किस तरीके से ठप कमलनाथ जी ने किया होगा कि वे इस कदम उठाने पर पूर्ण रूप से एक तरीके से संकलित हो गए। और केवल 22 नहीं, 22 के बाद 3 महीने बाद 3 और विधायक, नेपानगर, मानधाता और बड़ा मलेरा, वो अपने विधायकी त्याग कर देते हैं और कमलनाथ जी में अविश्वास प्रकट करते हैं। और अभी दशहरे पे 25 तारीख को एक और विधायक राहुल लोधी जी, वे कमलनाथ जी में अविश्वास प्रकट करते हैं। शायद ये पहला चीफ मिनिस्टर है पूरे देश का जो 15 महीने के अंदर 114 विधायकों में से 26 विधायकों का विश्वास सुरक्षित न रखा पाए। वो मतलब कि 28% परिवार के सदस्य उन पर अविश्वास प्रकट करते हैं। शायद ये पहला मुख्यमंत्री हो। इसी से उनकी कार्य पद्धति, उनकी कार्यशैली, उनकी दिल की भावना प्रकट होती है कि किस तरीके से वे केवल अपने बारे में सोचते थे और ना विधायक के बारे में, ना मंत्री के बारे में, ना कार्यकर्ता के बारे में, और आखिरी जनता के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं थे। कभी वल्लभ भवन के एयर कंडीशन के दरवाजे से बाहर नहीं निकले, कभी गाड़ी से दौरा नहीं किया। ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है जो प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता में जब बाढ़ आई हो, ओलावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, सब रिमोट कंट्रोल वल्लभ भवन से चले, जनता के समक्ष न जाए, आशीर्वाद न ले, दुख न बांटे, भ्रष्टाचार की सीमा पार कर दे, और फिर हमें क्या है कि सड़क पे आ जाओ, तो हम आ गए सड़क पे। कुल मिलाकर सिंधिया एक बड़ी लड़ाई में है, जहां आरोप है, प्रत्यारोप है, लेकिन इस सब के बीच वो अपने सपने जो उन्होंने ग्वालियर चंबल के लिए देखे हैं, उन्हें अपने जहन में जिंदा रखते हैं। सर, एक सीनियर बीजेपी के लीडर ने कहा कि कांग्रेस में विखंडन हो सकता है मध्य प्रदेश में। क्या आप सोचते हैं कुछ इस तरह से? क्या हो सकता है? उस दो फाड़ हो सकती है, कुछ सेगमेंट्स अलग। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो दूसरे परिवार, दूसरी पार्टी के बारे में चर्चा करूँ। मैं अपने परिवार के बारे में चर्चा करूँगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरी परिवार है, मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। कांग्रेस में जो हो वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई टीका टिप्पणी करने वालों में से नहीं हूँ। मेरे असूल हैं, मेरे सिद्धांत हैं, उन पर मैं अड़ग हूँ। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है, लेकिन आप अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों के साथ डटे हैं। सर, मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए बाय इलेक्शन के लिए मध्य प्रदेश के विकास का आगे का रोड मैप आप क्या देखते हैं? मेरा विकास का रोड मैप स्पष्ट है। शिवराज सिंह जी के साथ भागीदारी में, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास हो। एक रोड मैप हमने 5 महीने का बनाया है जो जनता के समक्ष है, चाहे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो, लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना हो, संबल योजना हो, 37 लाख लोगों को राशन देने का काम हो जो नया सूची में उनको सम्मिलित किया गया है, किसान फसल बीमा योजना हो जो हमने वितरित किया है। ऐसे अनेक योजनाएं हैं और हर विधानसभा के लिए 200 से 2000 करोड़ तक के विकास कार्य हमने साथ में सम्मिलित किए। तो ये हमारा 6 महीने का रोड मैप था। आगे 3.5 साल का रोड मैप है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। मध्य प्रदेश में निवेश आए, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कोरोना का वातावरण रहा है, पर हम लोग प्रयासरत रहेंगे और मध्य प्रदेश का औद्योगिकरण हो, निवेश आए, रोजगार के अवसर आए, अधोसंरचना में हम लोग विकास कर पाएँ मध्य प्रदेश का। उदाहरण के लिए आपको ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे की स्वीकृति हमने ले ली है। 8,500 करोड़ की प्रोजेक्ट है, 400 किलोमीटर की, बहुत महत्वाकांक्षी है, जिसका बीज मेरे पूज्य पिताजी ने बोया था। ग्वालियर में, शहर में
पूरा एलिवेटेड रोड स्वर्ण रेखा नाले पे करीब 350 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अनेक ऐसे योजनाएं हैं जो हम लेके आ रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए, और यही हमारा एक ब्लूप्रिंट है। हम स्वतः के लिए राजनीति नहीं कर रहे। मेरा मानना है, मेरा संकल्प है, मेरा लक्ष्य है कि जनता की सेवा हो, उसलिए जनसेवा पथ मैंने अपनाया है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं बात करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको बाय इलेक्शन के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सावेर से शुरू हुआ हमारा ये चुनावी सफर सांची में खत्म होता है। यूं तो बंसल न्यूज की टीम ने सिंधिया के साथ कई चुनावी यात्राएं की हैं, लेकिन इस बार सिंधिया बदले बदले नजर आते हैं। पहले से कहीं ज्यादा संकल्प से भरे हुए, पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए। तो सिंधिया साहब के साथ सांवेर से शुरू हुआ ये सफ़र सांची आकर ख़त्म हुआ है और एक खेत है ये, मैं कहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी से दिखाएं, जहाँ फसल कट चुकी है और यहाँ ये हेलीकॉप्टर इसने लैंड किया हुआ है। और सिंधिया जी अब सांची में यहाँ पर गढ़ी में एक सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो भोपाल पहुँचेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, उनका आरोप है कमलनाथ जी पर बड़ा हमला उन्होंने बोला बंसल न्यूज़ से बातचीत में, और उनका ये कहना था कि कमलनाथ जी अपने ही विधायकों का यानी कांग्रेस के विधायकों का भरोसा खो चुके हैं। और वो गिनाते हैं कि पहले 22 और 22 के बाद रिसेंटली राहुल लोधी का जो इस्तीफ़ा हुआ है दशहरे के दिन, उसका तक वो एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि वो लगभग 28% अपने परिवार के सदस्यों का भरोसा खो चुके हैं। ये उनका बड़ा आरोप है। वो कहते हैं कि मुझे ज़रूर कोसा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, लेकिन मैं इससे विचलित नहीं हूं, क्योंकि सिंधिया परिवार की परंपरा कोसना और गरियाना नहीं है, लेकिन इसकी पीड़ा और इसकी तकलीफ भी ज़रूर उनके मन में है। लेकिन हमने ये भी देखा कि कैंपेन के अब अंतिम चरणों तक पहुँचते पहुँचते सिंधिया जी न सिर्फ अपनी पुरानी लय को हासिल करते दिख रहे हैं, बल्कि जो शुरू में जो पीड़ा, तकलीफ़ और एक आक्रोश भी नज़र आ रहा था, वो काफ़ी हद तक उस पर भी अब काबू पा चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ शरद द्विवेदी, सांची।